गाइस वेलकम बैक टू द चैनल फैब क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने हिस्ट्री के ऊपर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ आईएनसीज के ऊपर है और आज हम मॉडरेट फेज के ऊपर जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इसके पहले के जितने भी हिस्ट्री के टॉपिक इंडियन हिस्ट्री के रिलेटेड बन सकते थे हमने उन सबको क्लियर और डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपको अच्छी तरीके समझ आए होंगे। आज हम मॉडरेट फेज के ऊपर जो है एमसीक्यूज कर रहे हैं। इससे आप जैसे आपके हर एक जो है ना टॉपिक कवर हो जाएगा और एग्जाम में आप फुली प्रिपेयर्ड जाओगे, ठीक है ना। तो वीडियो को टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द मॉडरेट फैक्शन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के आईएनसी का जो है कौन सा जो है मॉडरेट फेज का लीडर नहीं है। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, बाल गंगाधर तिलक। ये मॉडरेट नहीं बल्कि एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर थे, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मॉडरेट लीडर्स ऑफ द आईएनसी बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशंस टू अचीव देयर पॉलिटिकल गोल्स। व्हाट डिड दिस मेथड प्राइमरी इन्वॉल्व। तो जो आईएनसी के मॉडरेट फेज के लीडर थे उनका एक जिसे कहते हैं ना एक पर्टिकुलर वे था अपनी डिमांड्स को पूरी करवाने का। वो होती थी कि नहीं होती थी वो बात की बात है, बट उनका जो है ना एक पर्टिकुलर ही मेथड था जिसको वो फॉलो करते थे ब्रिटिशर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो ना वो क्या था, अब उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आएगा पिटीशन, पब्लिक मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस टू इन्फ्लुएंस ब्रिटिश पॉलिसीज। तो वो क्या करते थे, पिटीशंस करते थे, पब्लिक मीटिंग्स करते थे और रेजोल्यूशंस लाते थे ताकि वो ब्रिटिशर्स को इन्फ्लुएंस कर सकें। हालांकि वो होते थे कि नहीं होते थे, ज़्यादातर तो नहीं होते थे, ठीक है ना। तो हम मेनली ये भी कह सकते हैं कि जो मॉडरेट फेज के लीडर थे ना वो डिपेंड थे 3 P के ऊपर, ठीक है ना। ये आप याद रखना कि वो 3 P के ऊपर डिपेंड थे, पब्लिक मीटिंग्स, प्रेयर्स और पिटीशंस, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ की इकोनॉमिक डिमांड ऑफ द मॉडरेट्स। तो मॉडरेट्स जो हैं वो क्या एक इकोनॉमिक डिमांड करते थे। नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल ब्रिटिश ओन्ड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, एबोलिशन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल। तो सिंपली वो कहते थे कि जो इंडिया से आप इतने जो हमारे इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं ना प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल लेके जाते हैं, उनको वहाँ पर जाके इंग्लैंड में जाके मॉडिफाई करते हैं, वापस आके हमें बहुत ज़्यादा हायर प्राइसेस में बेचते हैं। इससे क्या हो रहा है, इंडिया की ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है, मतलब कि इंडिया से वेल्थ जा रही है। इंडिया के जो एक तो जैसे कहते हैं ना रिसोर्सेज भी जा रहे हैं और इंडिया की पैसे भी जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ठीक है ना। वो ये इकोनॉमिक डिमांड जो करते थे मॉडरेट्स। अब आपका काम क्या कि कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी किसने थी। मैं आपको एक ये हिंट दे देता हूं कि ये जिसने थ्योरी दी थी वो सबसे ज़्यादा बार चुने गए थे किसके लिए, आईएनसी के प्रेसिडेंट के तौर पर, ठीक है ना। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेक्चर को ज़्यादा लंबा ना रखते हुए क्वेश्चंस को जल्दी डिस्कस करने की मैं कोशिश करूँगा। एट विच सेशन डिड द आईएनसी स्प्लिट इनटू द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट फ्रैक्शंस। तो ऐसा कौन सा सेशन था जिसमें क्या हुआ था, जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे आईएनसी के वो क्या हो गए थे, स्प्लिट हो गए थे, मतलब अलग अलग हो गए थे, अपना अपना रास्ता पकड़ लिया था उन्होंने। तो इसका राइट आंसर आएगा सूरत सेशन 1907, ठीक है ना। तो इसमें जो है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के आपस में जिसे कहते हैं ना आइडियाज़ में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था जिसकी वजह से वो अलग हो गए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है तो इसको याद रखना। द मॉडरेट लीडर्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वॉज टू अचीव। तो वो क्या चाहते थे, मॉडरेट लीडर्स जो थे ना उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या था। सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स, द फॉर्मेशन ऑफ अ रेवोल्यूशनरी आर्मी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। देखिए ना ही वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे, ना ही वो रेवोल्यूशनरी आर्मी चाहते थे, वो तो एक्सट्रीमिस्ट जो है उनका मेथड अलग था, और ना ही वो सेपरेट स्टेट चाहते थे मुस्लिम के लिए। वो कहते थे कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट दो, चाहे हमारे ऊपर आप ही रूल करो, बट हमें अपने लोगों के ऊपर एक सेल्फ गवर्नमेंट रखने का अधिकार दो। तो इसका राइट आंसर ए आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। Which British Viceroy's Turner is often cited as a key faction in the growing disagreement with the moderate approach.
ठीक है ना, कि जो डिसइल्यूजनमेंट आ गया था ना मॉडरेट अप्रोच में, वो किसके टेन्योर के बाद मतलब ऐसा महसूस होना स्टार्ट हो गया कि भाई मॉडरेट्स का जो वे है, जो तरीका है, वो एप्रोप्रिएट नहीं है, उससे हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, इंडिया या इंडियन पीपल्स को उनके जो जिसे कहते हैं ना मेथड से फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, लॉर्ड कर्जन। क्यों? क्योंकि 1905 में जैसे कि आपको पता होगा कि हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया तो इंडियन लोगों को या एक्सट्रीमिस्ट को ये समझ आ गया कि जो मॉडरेट्स के मेथड्स हैं ये ब्रिटिशरों को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो अपनी मनमानी कर रहे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी से डिफरेंसेस आना स्टार्ट हो गए थे और इसी को कहा जाता है एक ऐसा पीरियड जब मॉडरेट्स का डाउनफॉल, मतलब कि मॉडरेट्स के हाथ से आईएनसी की जिसे कहते हैं ना कमांड जाना स्टार्ट हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। वन ऑफ द मेजर वीकनेसेस ऑफ द मॉडरेट्स पॉलिटिकल वर्क वॉज दैट इट, देखिए मॉडरेट्स जो थे ना वो क्या कर रहे थे, वो सिर्फ उनकी अप्रोच या जिसे कहते हैं ना उनकी बात पहुंचती थी एजुकेटेड इंडियंस के पास, लेकिन आप जैसे कि जानते होंगे कि उस टाइम में ना मेजोरिटी क्या, मोर देन मेजोरिटी जिसे कहते हैं ना लगभग 80 to 85% जिसे कहते हैं ना वो अनपढ़ थे, वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे और उन तक ये मॉडरेट्स लीडर पहुंच नहीं पाए, उनको अपनी बात समझा नहीं पाए। तो ये एक मेन कारण था कि मॉडरेट्स जो है ना उस तरीके से इंडियन पीपल को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। तो इसका राइट आंसर आएगा डिड नॉट मोबिलाइज द मासेस एंड वाज कन्फाइंड टू द एजुकेटेड इलाइट, कि जो पढ़े लिखे लोग हैं बस उन्हीं तक इनकी दौड़ थी, बाकी ये आम पब्लिक तक, आम जनता तक नहीं पहुंच पाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हाँ। द प्राइमरी डिमांड ऑफ द मॉडरेट्स रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वाज फॉर expansion of membership and greater Indian representation, the establishment of universal adult franchise, complete separation of the judiciary from the executive, abolition of the legislative councils altogether। तो उनकी जो लेजिस्लेटिव को लेके सिंपली ये डिमांड थी कि जो जुडिशरी है उसको एग्जीक्यूटिव से अलग करो ताकि जिसे कहते हैं ना एक फेयर डिवीजन ऑफ पावर हो सके, ठीक है ना। तो उनकी मेनली ये डिमांड थी कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से क्या कर दो, सेपरेट कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, ओके। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, तो वो सिंपली WC बनर्जी थे, 1885 में बने थे, ठीक है ना, ये भी याद रखना 1885 में, क्योंकि फॉर्मेशन हुई थी तो 1885 में बने थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, What was the significance of the INC session in 1905 presided over by गोपाल कृष्णा गोखले। तो 1905 का जो सेशन था वो थोड़ा इम्पोर्टेंट था और उसको प्रिस्क्राइब, मतलब कि उसमें प्रेसिडेंट कौन थे, गोपाल कृष्णा गोखले थे, जो कि पॉलिटिकल गुरु हैं महात्मा गांधी के। तो इसमें सिंपली क्या हुआ था, चलो ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं। इट फॉर्मली अडॉप्टेड द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, बिल्कुल नहीं, वो तो 1902 में हुआ था, तो ये कहाँ से बात आ गई, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल नहीं है। ओके, इट पासिस द रेजोल्यूशन सपोर्टिंग द स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो बिल्कुल स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, किसके अगेंस्ट में, पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में, कि भाई हमें पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं चाहिए। और उसके जिसे कहते हैं ना एजिटेशन में उन्होंने क्या किया था, रिस्पॉन्ड में स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया था, जिसमें कह रहे थे कि हम जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल करो, फॉरेन गुड्स का इस्तेमाल नहीं करो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आगे भी इसी तरीके हम कोशिश करेंगे डिस्कस करने के लिए अगले क्वेश्चंस, मतलब इंपॉर्टेंट जितने भी हो सकते हैं मॉडरेट फेयर से, वो हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।